है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला की एक तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। तो देखिए लगातार हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। बिल जिस तरह से गिरा, क्या कहेंगे? देखिए, ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। तो देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रामदास अठावले को आप सुन रहे थे। रामदास अठावले कह रहे हैं राजनीतिक रोटी, राजनीतिक तैयारी आज से शुरू करना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने महिलाओं के आड़ में, महिला आरक्षण बिल के आड़ में इसको पेश करने और इसको पास करवाने की, देखिए भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बिल्कुल पता था, स्पष्ट रूप से पता था कि इनके पास संख्या बल नहीं है और जब ये पारित नहीं होगा तो इनको सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ की राजनीति ये हिलना चाहेंगे, करना चाहेंगे ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन ऐसा नहीं है धर्मराज जी, ये सब जान रहा है। एक आदमी जान रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना, अपना मकसद पूरा करना, क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी। इनकी मंशा अगर नेक रहती तो पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरा एकजुट होता। महिलाओं का हम तो बोल रहे हैं, आप कल करो, 543 पर करो, क्यों हम 3 साल और वेट करें, क्यों हम 4 साल वेट करें, अब आज कर दो। ठीक है। और इस प्रकार से बातों को घुमाना, तोड़ मरोड़ कर दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना, हम चल रहे हैं उत्तर की दिशा में, ये हमें दक्षिण दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करते आए हैं। और आपने देखा है, इनका इतिहास रहा है कि मर्सी पिटीशन पे साइन करने के लिए, मर्सी पिटीशन के लिए इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। उसी ठीक प्रकार से आज इन्होंने महिलाओं के आड़ में
माता बहनों के आड़ में जो अपना इनका मकसद था, कामयाब मकसद था, नामुराद मकसद था डिलिमिटेशन का, जब ये पारित नहीं हुआ तो ये सिंपैथी गेन करने के लिए महिलाओं को, आधी आबादी को आगे कर दिए। तो इस प्रकार का धोखा देश को देना, देश लोकतंत्र से चलेगा। ठीक है मनीष जी। दीपक शर्मा जी, एक बड़ी कामयाबी विपक्ष के लिए है। देखिए, दो चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाता कि ये बिल गिरा नहीं गिरा। विपक्ष के लिए एक बड़ी कामयाबी इस मैटर पर भी है कि विपक्ष इस मामले पर एकजुट दिखा है, और 11-12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्तमान सरकार ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया और उसको पारित नहीं करवा पाई। तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगी। चलिए दीपक जी, आप बोलिए सर। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। श्री दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को नमस्कार। चर्चा हालांकि दिल्ली पर थी और बीच में डेवलपमेंट हुई, हम इस पर दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक विषय की बात है, लोकतंत्र के अंदर आपने जो प्रश्न किया कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ी सफलता बेसिकली आप अगर देखे चलें, कभी भी विपक्ष और प्रतिपक्ष की नहीं, लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, कोई बिल पास होगा नहीं होगा वो सेपरेट इशू है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। उसके अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जहां तक इस बिल के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो अभी की डेवलपमेंट है, इनिशियल रिएक्शन देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके विषय में बोल चुके हैं या जो प्रतिक्रिया देंगे। तो इनिशियल एक रिएक्शन हम ये देना चाहेंगे, केवल एक सवाल करना चाहेंगे आप, और सवाल ही पहले भी हमने किया है इसके ऊपर कि कभी भी आप राजनीति में टाइमिंग के ऊपर देखते हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस समय क्या चीज होगी, क्या स्टेटमेंट दी जाएगी, क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया। तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से अचानक से ये सारी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद में 2 दिन सत्र चला और दो चीजों को एक साथ जोड़ा गया। जहां तक महिला बिल की बात करें और साथ में डिलिमिटेशन की बात करें, 2 विषयों को, जो कि एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों को साथ लाया गया और कहा गया कि हम दोनों पे बात करेंगे। सवाल कभी मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, कभी आपने ऐसा कुछ देखा कि किसी भी विषय को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए जिससे कि आने से पहले, चर्चा से पहले ही उसके विषय में एक परसेप्शन कायम हो जाए और स्पष्टता। किसी भी बिल को आप लाते हैं, सबसे पहले उसके अंदर नीति इंपॉर्टेंट होती है, नियत और नीति। तो आप अगर नियत की बात करेंगे तो हम प्रश्न करना चाहते हैं कि इलेक्शन का समय चल रहा है, क्या ये राजनीतिक नियत नहीं है कुछ संदेश देने की, कुछ ऐसा मैसेज देने की जिससे कि इलेक्शन के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा सके, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। हम इसको स्पष्ट रूप से राजनीतिक तौर पे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे राजनीति में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कई विषय ऑलरेडी इसमें डिस्कस टाइमिंग ही है सर, टाइमिंग ही है। तो टाइमिंग जो आप अगर देखेंगे तो जिस तरह से किया गया, फिर उसके बाद में किस तरह से परसेप्शन क्रिएट अभी भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम देश की महिलाओं के हितों के लिए कटिबद्ध है। कहाँ कटिबद्ध? कितनी बार आपने इसके ऊपर एफर्ट किया? कांग्रेस पार्टी के जो एफर्ट्स रहे हैं ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ही लगातार महिलाओं के हक के लिए लगातार लड़ते रही है। तो इस बात के ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप केवल लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ कहें और सीधा कोई हाथ खड़ा करे। पक्ष और विपक्ष बिल्कुल वाद प्रतिवाद तो होना ही चाहिए। ठीक है, होती है, बिल्कुल होना चाहिए सर। नहीं थी। ठीक है, मैं विपिन शर्मा जी आपके पास आऊं, उससे पहले इकरा हसन कुछ कह रही हैं। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद है, वो चली गई है, फिर आती हैं तो फिर देख महिला सांसदों की प्रतिक्रिया बहुत आ रही है और सुनने में अच्छा लग रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। अब मैं विपिन जी आपके पास आता हूं, सीधा प्रश्न सर, व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर हियरिंग कि ये बिल गिर गया?
बहुत आपने जबरदस्त सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ एक पक्ष में बात करूं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो पहलू है इसमें कि पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हताश हर कोई महसूस कर रहा होगा जो सही मायने में चाहता है कि महिला सशक्तिकरण हो और उनकी हिस्सेदारी बने यहाँ पर जितनी लेजिस्लेटिव बॉडीज है। तो क्योंकि ये बहस बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम लोग महिलाओं के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं या महिलाओं को हम सशक्त करना चाहते हैं, वो दिखना चाहिए सामने। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू देखिए ये भी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर हम एनडीए से ज्यादा भाजपा की बात करें खास तौर पे, तो वो भली भांति जानते थे कि नंबर्स उनके पास नहीं है, तो ये कैसे अंजाम तक पहुंचेगा। तो ये बात हार जो हुई है, ये कह सकते हैं कि नारी बिल की हार हुई है। लेकिन अगर हम शक्ति की बात करें, शक्ति की कभी पराजय नहीं हो सकती, वो हमेशा विजय ही होगी। तो यहाँ पर अभी जब भाजपा को भली भांति पता था कि ये समर्थन नहीं मिलने वाला, 2/3 बहुमत कैसे मिलेगा, तो वो फिर भी एक जोश हाई था, पूरे जोर लगाया उन्होंने। तो इसके पीछे भी देखिए आज की जो जनता है वो बिल्कुल बड़ी समझदार है, उसको कम नहीं समझना चाहिए। तो समझते हैं कि जहां तक सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं कि इस समय आपने, क्योंकि अभी बात कर रहे थे टाइमिंग को लेकर, तो देखिए टाइमिंग का सवाल तो हर एक मर्तबा उठता रहता है। SIR प्रक्रिया को भी लेकर टाइमिंग का सवाल उठा था जब बिहार में चुनाव थे कि एकाएक क्या जरूरत आन पड़ी। अच्छा एक रिफॉर्म है कि किसी सदी का बड़ा अच्छा रिफॉर्म है। और साथ साथ देखिए मद्देनजर कुछ जरूरी बातें रखनी पड़ेगी कि मंडल कमीशन की बात करें कि उसको संवैधानिक जो ओहदा दिलाने की बात थी, तो ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों रह गई। और उसमें तो बिल्कुल निश्चित बात है श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि बाजी मार ली उन्होंने कि 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था संविधान में, उसके तहत जाकर मंडल कमीशन को बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, मान्यता मिली। तो जरूरी बात है, एक तरफ जब आप ओबीसी की बातें करते हैं, SC ST कम्युनिटी की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सब एक मत रखते हैं। और आज भी जो संदेश आया है धर्मराज जी, मैं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं लोकतंत्र के मंदिर में, कि किसी ने ये नहीं बोला कि महिला आरक्षण को लेकर वो विरोध करते हैं, परिसीमन को लेकर वाद विवाद उठाया गया है। लेकिन यहां पर दो बातें बड़ी जरूरी सरल भाषा में मैं बोलना चाहूंगा। एक, जब बात करते हैं कोटा विद इन कोटा, ओबीसी कम्युनिटी को लेकर जो 33% रिजर्वेशन है, पहली बात। उसी तरह से दूसरा सवाल ये बनेगा, जो भाजपा की तरफ से एनडीए के जो बाकी जो घटक दल है वो सारे ये बात बोल रहे हैं कि ये फियर साइकोसिस क्यों फैलाया जा रहा है, भ्रांतियां क्यों फैलाई जा रही है, भ्रमित क्यों करा जा रहा है कि यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। जब माननीय गृह मंत्री ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि यहाँ पर प्रो राटा बेसिस पर 50% इंक्रीज इजाफा होगा और हर एक राज्य को, हर एक क्षेत्र को बिल्कुल एक प्रोपोर्शनेट शेयर मिलने जा रहा है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहां पर जब लोकतंत्र के मंदिर में कोई आश्वस्त कर रहा है, वहां पर फिर क्यों ये भ्रांतियां फैलाई गई। इसका मतलब है ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का अभाव है। कि एक तरफ मैं एक बड़ी बात जहन में आती है कि प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर एक बात बोली थी कि जब हिंदुस्तान के बारे में बोलने की बारी आई तो बोला कि हिंदुस्तान जाना जाता है वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए, और ये हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से जुदा करती है बात। तो सही मायने में अगर हम चाहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बने और महाशक्ति बनेंगे, इसमें सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो महिलाओं का जो योगदान है, आधी आबादी जो हम बोलते हैं, वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वहां पर कम से कम ये अपेक्षा करी जाती है कि एक मंच पे खड़े हो और आप परिसीमन को लेकर जो आप लोगों का, विपक्ष की बात कर रहा हूं कि जो उनको एक तरह से आशंकाएं हैं, उसके लिए भी मुझे लगता है कि इसको आज मैं अगर इसका निष्कर्ष निकालूं, पूरी बात का निचोड़ आगे रखूं, तो ये बोलूंगा कि आज ये एक शुरुआत हुई है और यहाँ पर यही उम्मीद करी जाती है अपने नेताओं से, राजनीतिक दलों से, जो लोकतंत्र के मंदिर में जिनको जनता चुन के भेजती है, कि आप बिल्कुल बहस करें, तीखी बहस करें और यहाँ पर तथ्यों पे बहस होनी चाहिए। तो आज मुझे लगता है नींव रखी गई है, शुरुआत हुई है। 2023 सितंबर में जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो वो भी एक शुरुआत थी, आज दूसरी शुरुआत हुई है।
तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर समाचार समाप्त हुए, ऐसा नहीं है। ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है यहाँ से, क्योंकि बड़ी सकारात्मक बात मैं करूंगा कि यहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं नेताओं से, जिनको रोल मॉडल समझा जाता है, तभी जनता बाहर निकलती है अपने कंफर्ट जोन से, उन पे भरोसा जताने के लिए कि वो लोग कोई नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई मौका चूके। तो यहाँ पर अगर लैक्यूनेस उनको नजर आते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए सर, देखिए, और इस बीच एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। कल सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज ही लोकसभा में बिल गिरा है, और ये बिल गिरने के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो एक प्रश्न जेहन में आ रहा है कि क्या सरकार इसको लेकर कुछ और सोच रही है? क्या कैबिनेट की बैठक को इस नजरिए से हम जोड़कर देख सकते हैं कि बिल गिरा है तो क्या उसको बैक चैनल से लाने पर सरकार विचार कर सकती है? क्योंकि अगर बैक चैनल से भी सरकार लाती है, बैकडोर से भी लाती है, तो आपको 6 महीने के अंदर उसको संसद से पारित करवाना होगा। तो क्या सरकार के पास ये भरोसा है कि अगर वो बैकडोर से इस कानून को लाती है और तो 6 महीने के बाद इसको आप लोकसभा से पारित करवा लेंगे? कैबिनेट just like how they have done today. It's extremely sad. The women of this country are going to remember this betrayal for a very, very long time, and they are going to make the Congress party pay dearly for this sin. Thank you. तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको सुन रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, बस सर 10 सेकंड एक बात रह गई थी अधूरी। हाँ, जल्दी से बस जल्दी से मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा एक सरल सा सवाल है। मैं दीपक जी का व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े तथ्यों पे बात करते हैं कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब 522 से लेकर 543 सीटें जब लोकसभा में बढ़ाई गई थी, तो तब भी तो वो हुआ था परिसीमन। तो जब वो तब कराया गया, तो आज परिसीमन को लेकर आपको पूरा हक बनता है कि आप उसका विरोध करें, आपको आशंकाएं हैं, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन तब जब हुआ था और आज में क्या फर्क आ गया? ठीक है सर। देवेंद्र जी, मूल बात पर ही मैं आता हूं। जैसे आपने कहा कि अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भविष्य में बनेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, जबकि बीजेपी को ये लग रहा है कि आप आधी आबादी की वजह से एक इशू डेवलप कर लेंगे, इशू बना देंगे। धर्मराज सर, सबसे पहले तो मैं इस डिबेट का जो निचोड़ निकाला विपिन भाई ने, शर्मा जी ने, उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अच्छा विश्लेषक कोई भी है, कई बार हमको आईना जब दिखाया जाता है तो प्रवक्ता जो है, हो सकता है कभी भावात्मक तरीके से कुछ ऐसा भी बोल देता है कि जो उसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं विश्लेषक अच्छा हो तो बहुत शानदार हो जाती है, और शानदार एंकर हुआ तो मैं धन्यवाद इसीलिए कर रहा हूँ कि अच्छी डिबेट में अच्छा निष्कर्ष निकला। मैं एक चीज और आपको जो बड़े डंके की चोट पर भी कह रहा हूँ, विश्वास के साथ भी बोल रहा हूँ कि ये जो आज जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सरकार, जो आज लीडर इसको लेकर आए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी भारत के लीडर नहीं है, वो दुनिया की लीडरशिप देख रहे हैं इस समय। आज वैश्विक संकट के दौरान उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। और एक बात और बताता हूँ, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ये बिल भावना से आया है, ये बनावटी नहीं है, ये राजनीति नहीं है। विपक्ष ने हर बार गलती की है, फिर मैं कहता हूं कि सही समय पर गलत डिसीजन हुआ विपक्ष का। और रही बात चुनाव की या मौके की या समय की, तो इस देश में कौन सा ऐसा समय होता है कि कौन से कोने में कब चुनाव नहीं रहता? भाई, कभी किसी प्रदेश का है, कभी पंचायत का, कभी किसका है। सरकार जो जितने फैसले लेती है, जितने विधेयक आते हैं, जितने ये संसद में चर्चाएं होती हैं, ये सब उस दौरान कहीं ना कहीं चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं होता। अब विपिन भाई ने ये भी 547 वाला और 43 और 580 वाला भी क्लियर कर दिया, उसमें मेरे लिए क्या बचा कि इंदिरा जी की बात भी जब वहां तथ्य के साथ आ गई है, तो जिससे विरोध करना दे कि आज एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस और माननीय मुलायम सिंह यादव
दो इस देश के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने महिलाओं का खुलकर डंके की चोट पर विरोध किया है, उसको बढ़ने से रोका है, क्योंकि वो पारिवारिक पार्टियां दोनों ही। अगर कोई महिला बढ़ेगी तो उनके परिवार की बढ़ सकती है, देश की नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी हों, योगी जी हों, इनका तो सारा देश परिवार है भाई। इन्हें तो साबित किया है, इन्होंने तो 25 साल के कार्यकाल में साबित किया मोदी जी ने कि परिवार होता क्या और उसकी जिम्मेदारी क्या है। अब योगी जी दूसरे नंबर के हैं, आप साबित कर दो ना मुझे कहीं ना कहीं। अरे आप 547 पे लिए, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं डंके की चोट पर। विपक्ष के पास बहुमत है ना, सरकार का गिरा दिया, आपके पास तो है ना। आइए डंके की चोट पर और बताइए कैसे करना चाहते हैं आप, वैसे ही सरकार साथ देगी आप। और फिर बताओ सड़कों पर आज जनता के बीच कि हम करना चाहते हैं, सरकार रोकना चाहती है, या फिर स्वीकार करो कि सरकार करना चाहती है, हम रोकना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है। ठीक है। नहीं, इसमें ना सर देवेंद्र जी एक ना बड़ा महत्वपूर्ण मसला आपने कहा। ये एक ऐसा कानून है ना, इसमें दो तरह की चीजें हैं। सारे जो हमारे मेहमान हैं उनको फ्रेम पे लाइएगा, मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। एक तो पार्टी ने एक लाइन खींच दी, कोई सहमत हो ना सहमत हो। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं विपिन शर्मा जी, वो मेरे से 200% सहमत होंगे। आज भी आप संसद के अंदर पुरुष सांसदों से पूछिए, ज्यादातर लोग इसके खिलाफ होंगे। ज्यादातर लोग ऑफ रिकॉर्ड पूछिएगा, ऑन रिकॉर्ड नहीं पूछिएगा, माइक लगा के कैमरा ऑन करके, फिर तो पार्टी लाइन पे आ जाएंगे। ऐसे जाके पूछिए क्या बोलते हैं वो। 75-80% लोग इसमें बोलेंगे भाई गिरवा दो। कई लोग तो खुश होंगे आज। और इसका मैं दो उदाहरण देता हूं। आप देवेंद्र जी, आप जब बात कर रहे थे ना सर, अभी थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे राज्य के, वो दिल्ली में कई वर्षों उन्होंने एक बड़े संस्थान में सेवाएं दी। उन्होंने दो नेताओं का नाम लिया है कि, और आप उन दोनों नेताओं को जानते होंगे, प्रभुनाथ सिंह और लालमुनि चौबे। 98-99 में मामला गरमाया हुआ था ये महिला आरक्षण वाला, उसमें इन दोनों ने उनको इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में इन दोनों नेताओं ने खूब लानत मलानत की थी, यानी कि खिलाफ में थे कि भाई ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। और उस वक्त एक बड़ा अखबार है, समूह है, उनके संपादक, बहुत देश के प्रबुद्ध, आज़ादी के बाद जो 2-3 बड़े संपादक का नाम ले सकते हैं उनमें से एक, नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि अब है नहीं, तो उनका उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने उसको अपने उस पे लिया और उनका नाम लेकर लिखा कि ये पुरुषवादी रिपोर्टर था जो 2 पुरुषवादी सांसदों के पास गया और उसने वो कॉलम लिखते थे। तो उन्होंने अभी ना जब ये गिरा तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे ध्यान आ गया कि सारे लोग दिल में कुछ और है, सामने कुछ और हैं। तो मसला ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा। अब इशू ये आता है, जैसे आपने एक बात कही, अब इसमें मनीष जी कुछ और चीजें ऐड ऑन करेंगे। जो दीपक भाई ने कहा एक बात कि बड़ी सही है कि टाइमिंग का मसला है। कई बार ना मुझे थोड़ा सा इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बातें, क्योंकि देखिए अब हम भी नौकरी पेशा आदमी हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि 7-8 घंटा बैठ के पार्लियामेंट के डिस्कशन को सुने। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम 8 घंटे कहीं बैठ जाएं और सुने। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इंपॉर्टेंट लगता है तो दौड़ा दौड़ा के थोड़ा हम सुन लेते हैं। इस मामले में कई बार ऐसी चीजें आई जिसमें यह लगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मनीष जी कि भाई मान जाओ, भरोसा कर लो हम पे, सब ठीक होगा। ये भाव मैंने पकड़ा जितना मैंने नरेंद्र मोदी को सुना, अमित शाह जी को सुना, 2 बड़े नेताओं को नाम लूंगा, बाकियों को नहीं लूंगा। मनीष जी। जी धर्मराज जी। मनीष जी मैं ये कह रहा हूं, हाँ बोलिए। ये जो साइकोलॉजिकल गेम और देश को गुमराह करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं को, जब वो अब फ्रंट में खेल रहे हैं, फ्रंट फुट में, और विपक्षियों को जो बात बता रहे हैं, ये चोरी छिपा वाला जो खेल है धर्मराज जी, ये सब लोग समझ रहे हैं। उनके लोग भी समझ रहे हैं, सरकार भी समझ रही है, विपक्षी पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं। और देश की नारी शक्ति जिनको आड़ में लेके, जिनको आपने एक खिलौना बना दिया है, जिनको आप यहाँ पर एक सिंपैथी गेन करने के लिए आपने यहाँ पे उनका चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं यही बोलना चाहता हूं, सिर्फ एक बात है,
कि अगर आपकी मंशा क्लियर थी तो आप बिल्कुल अलग से चर्चा करवा लेते। आपने इसमें क्यों घुसा दिया डिलिमिटेशन? ये देखिए, आपका इनका इतिहास, कोई भी चीज को आप जब आप पढ़ते हैं तो रिसर्च होता है। उसी प्रकार से इस सरकार का अगर आप रिसर्च R&D करेंगे तो आपको पता होगा। इस प्रकार से भेदभाव, द्वेष, उन सब चीजों में आज जाना नहीं चाहता हूं। आज देश की नारी शक्ति पे बात हो रही है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, इस बार उन्होंने हथियार बनाया है एज ए सिंपैथेटिक टूल टू देश की नारी शक्ति को इन्होंने एज ए सिंपैथेटिक टूल यूज करने की कोशिश की है, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो देखिए, कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा संसद में घटना घटा था जब सरकार के द्वारा सब बहुत तरीके से ये इसका विरोध किया गया था कि प्रधानमंत्री को खतरा है, जब विपक्षी पार्टियों की कुछ जो महिला सांसद हैं वो अपने बेंच पे अपने वहां पे खड़ी होकर अपना विरोध जता रही थी। तो और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि विपक्षी महिलाएं जो हैं, सांसद जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ी। अरे आपको क्या खतरा है भाई? देश का लोकतंत्र का मंदिर है। मनीष जी, मैं कंगना कुछ कह रही हैं, हिमाचल की सांसद कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में? सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। चलिए मनीष जी बोलिए। अब देखिए, माफी चाहूं, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। देखिए, क्योंकि रिएक्शंस आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो जैसे जैसे प्रतिक्रिया आएंगी मैं आप लोगों को रोक लूंगा, प्रतिक्रिया ले लूंगा। ठीक है, बोलिए। शर्मा जी, हमेशा आपका सम्मान है। मैं ये बोल रहा हूं, इतनी शर्मनाक बात है और इतनी हल्की बात कंगना रनावत जी करते पहले भी उन्होंने की और आज फिर इन्होंने जोड़ दिया। कम से कम उनके हिसाब से 1947 नहीं 2014 में देश को आजादी मिली है। प्रधानमंत्री जी सब कुछ हैं और आज जब इन्होंने कम से कम एक महिला होते हुए महिला का सम्मान करना चाहिए। अरे कुर्सी रहेगी, आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन देश आपको याद करेगा। लोकतंत्र में आप याद किए जाएंगे अपने कर्मों की वजह से। आज अगर लोग पहले के कुछ सांसदों जो हैं उनका नाम लेते नहीं तो कितने सांसद आए, कितने चले गए। कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो सबसे बड़ी बात है, कम से कम कंगना रनावत जी ऐसे जो सांसद हैं जो बीजेपी जिनको पार्टी लाइन में बढ़कर वो अपने इस्तेमाल कर रही हैं, वो पार्टी लाइन का न्यूज आके प्रोपेगेंडा पढ़ती हैं, तो सब जान रहा है। खासकर ये बहुत हल्की बात है और कम से कम एक महिला होकर महिलाओं के प्रति इतना घृणा और इतना शर्मनाक और इतनी हल्की बात कंगना रनावत जी को नहीं कहना चाहिए। मैं तो उनको यही बोलूंगा। और पहले आप जो बोलती हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी में है, वॉशिंग मशीन में आपका सारा पाप माफ है। तो मैं देखिए, बैक टू टॉपिक, यही बोलना चाहूंगा धर्मराज जी। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये एक तीर से कई शिकार करना चाह रही थी सरकार, लेकिन ये औंधे मुंह गिरी है और इनकी गिरने की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा कि 12 साल में पहला बार कोई बिल औंधे मुंह गिरा है, बिल फेल हुआ है। अगर सरकार का मंशा होता तो बहुत पहले सरकार इसको कर देती। उनको पता था कि जो मैजिकल नंबर था, गेम मैजिकल नंबर, वो उनके संख्या बल उनके पक्ष में नहीं था। फिर आपने क्यों किया? आप और आपको इतनी ही चिंता थी, आज तो आप महिला आरक्षण को अलग से पेश करते। कोई भी, मैं आपको आपके चैनल पर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई भी विपक्षी पार्टी का सांसद या कोई भी हिम्मत नहीं करता इसके पक्ष में, विपक्ष में वोट करने का। लेकिन आपने उसमें ट्विस्ट कर दिया क्योंकि आपकी मंशा जग जाहिर थी। आपको पता था इसके बहाने से हम एक तीर से कई शिकार करेंगे और जो मंशा। चलिए सर, समय कम है। हेमा मालिनी कुछ कह रही, पहले सुन लेते हैं। या पहले जैसे नहीं होने दिया, इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। दीपक जी, मुद्दे पे सीधे आते हैं सर, समय कम है तो जल्दी से बताइएगा। कैबिनेट की कल बैठक है। अच्छा, क्या इस बात की आशंका नहीं, क्या इस बात की आशंका है कि सरकार ये सोचे कि बैकडोर से हम लेकर आए?
जी धर्मराज जी, जो आपने प्रश्न किया इस विषय में अभी मुझे लगता है कमेंट करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हमें लगता है हमें वेट करना चाहिए कि कल क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होगी। उससे पहले केवल एक दो विषय में क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अभी भाजपा के हमारे बंधु प्रवक्ता ने उन्होंने बोला कि समय कभी ना कभी चुनाव चल रहे होते हैं। मैं कहता हूँ 15 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद में 6 महीने तक 8 महीने तक कौन सा चुनाव है, प्रश्न मैं करना चाहता हूं। ऐसे कितने चुनाव होते हैं जो आप कह रहे हैं कि हमेशा चलते रहते हैं? नहीं चलते रहते। ये केवल और केवल आप देखिए राजनीतिक रूप से एक बेसिकली सामने एक मुद्दा रखने की बात है और एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की बात है कि जिससे कुछ बात की जाए। आपने कहा भी कि कैबिनेट की मीटिंग है, अभी उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट के बाद में ये कहा जा रहा है कि केवल और केवल भाजपा, अगर कांग्रेस पार्टी के अगर मान लो पुराना आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह से पंचायती राज से लेकर आज तक लगातार पंचायत से लेकर आज तक लगातार संघर्ष करती आ रही कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हक के लिए। दूसरा सवाल पूछा गया था, इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, क्या मैं पूछना चाहता हूं उस समय 2 बिल आए थे एक साथ या एक आया था? क्या डिलिमिटेशन और महिला बिल ऐसा कुछ रखा गया था साथ में जोड़कर कि उसको कहा जाए एक प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया हम मानते हैं इस बात को होती है, हमेशा होती रहनी चाहिए। डिलिमिटेशन की बात भी है, वो प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जब होगी एक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए एक नियम के अनुसार। लेकिन सवाल ये कि दो चीजों को एक साथ जोड़ करके अचानक से आप नैरेटिव गढ़ने के लिए सामने लेके आते हैं और सामने फिर एक तस्वीर पेश की जाए कि सामने विपक्ष इसको होने नहीं देना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष किसका विरोध कर रहा है, ये भी क्लैरिफाई नहीं किया जा रहा। जो विपक्ष का स्पष्ट रूप से विरोध है वो डिलिमिटेशन प्रक्रिया को लेकर है। दूसरी बात, जिस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, अभी आप देखेंगे चुनाव की बात आती है, फिर मैं कहूंगा टाइमिंग, इस बात को इस तरह से गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने इस बिल को गिराने के लिए जो है पूरा योगदान दिया। जो सारा ठीक है सर, देखिए अब ये मसला तो नैरेटिव, सर देखिए ये मसला तो नैरेटिव का है और इसको बेहतर तरीके, मैं आता हूं देवेंद्र, जब आऊंगा आखिर में आपके पास। विपिन शर्मा जी जल्दी से बताइएगा, अब तो ये नैरेटिव का वॉर चलेगा ना, सत्ता पक्ष कहेगी कि कांग्रेस ने गिरवा दिया और कांग्रेस अपनी बात कहने पब्लिक के बीच में जाएगी कि भाई देखो ऐसा है, हम तो चाहते थे महिला बिल के पक्ष, अगर हम खिलाफ होते तो हम 23 में ही वोट नहीं करते, 23 में हमने पक्ष में वोट कर दिया। हमने इस वक्त खिलाफ इसलिए किया क्योंकि ये हमारे ग्रीवांसेस है। अब तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की हर आदमी कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष में विपक्ष में कोशिश करेगा। ऑप्टिक्स चलेंगे धर्मराज जी, ऑप्टिक्स चलेंगे, परसेप्शन का ही सारा खेल है। और कि यहाँ पर कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई वो अपने दलीलें देंगे, विपक्ष भाजपा एनडीए अपनी बात बोलेंगे कि देखिए विपक्ष के नेता या उनके राजनीतिक दल जो है वो महिला विरोधी है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए आज की जो जनता है वो बड़ी समझदार हो चुकी है। मैं चंद 2 बातें बोलूंगा कि जब कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी, मैं हर एक चर्चा में वो साथ साथ जोड़ता हूँ, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी 60 साल राज करा, देश पे सत्ता पे काबिज रहे, तो तब इनके पास एक स्वर्णिम मौका था परिसीमन का, तो वो इन्होंने क्यों वो उससे चूक गए, पहली बात है। दूसरी बात है कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में जब 33% रिजर्वेशन करा था, पंचायती राज जितनी इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद क्या हासिल हुआ? इतना जो लंबा समय, कितने दशक बीत गए, तो क्या ये जायज सवाल नहीं बनता? विपक्ष की एक बात में बिल्कुल दम है कि जब सुझाव आ रहे थे, अभी एक प्रोसेस चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी कि आप सुझाव दे कैसे और संशोधन करा जाए, तो एकाएक जल्दी क्या हुई कि ये बिल्कुल आप चाहे कि ये इस पे चर्चा तो हो लेकिन साथ पास करने के लिए, तो वो एक बात में दम आता है, समझ आता है। लेकिन यहाँ पर कि इतने वर्षों से सिर्फ महज बोला गया, कुछ करा नहीं गया, और स्वर्णिम मौके किसको मिले ये भी देखिए देश की जनता समझती है भली भांति। और 1992 में तो आप लोग खुद लेके आए थे, चलिए सर, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हाँ ठीक है, देवेंद्र जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए सर, समय नहीं है, प्लीज जल्दी से। देखिए मैं एक ही धर्मराज सर, और मैं कहता हूं फिर जो है सारा विश्लेषण आपने करा लिया है कि कांग्रेस जो है उसे ये आभास नहीं रहा, इस स्थिति में है कि वो जो कर रही है उसके लिए वो अच्छा या गलत। अब वो इस स्थिति में खड़े हैं भी, किसी भी तरीके से एक मोटी सी बात है कि उनका हत्या से काम है बूढ़ा मरो या जवान, ना तो महिलाओं के बारे में सोच रहे ना वो देश के बारे में सोच रहे। वो है इस समय वेंटिलेटर सपोर्टेड पार्टी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड है और किसी तरह से वार्ड में आना चाहती है। वो माध्यम कोई भी हो, कांग्रेस में ताकत नहीं थी, कुछ और भी चीज है। मैंने जो इंडी गठबंधन का कहा ना, अगर चुनाव की कहीं बात आ जाए ना
एक एक सीट पर लड़ रहे हैं एक लोग, फुटबॉल बना दें एक राज्य में एक सीट पर, और कहीं कहीं ये ऐसे इकट्ठे होते हैं कि जहां इनका गठबंधन भी नहीं है, सम्मत भी नहीं है, वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने बड़ी गलती की है। देश के आधी आबादी के साथ, मातृशक्ति के साथ, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुकारे, भगवान का गुजारा नहीं हुआ तो कांग्रेस है, इस पर हाथ डाल दिया। ये स्वाह की तरफ चल की है। आप तो ये कह रहे लोग बाग ऑक्सीजन, मैं कह रहा हूं लास्ट का मतलब आप समझिए कि वेंटिलेटर से जाके ऑक्सीजन से जाके, चलिए सर, चलिए नहीं है। देखिए आज इतना ही ठीक है, आज इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी। ठीक है मनीष भाई, ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया।